दिया, उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे, है ना। उसने QR कोड स्कैन करके 10,000 डाल दी, उसके अकाउंट से 10,000 डिडक्ट हो गए और फ़ोन चालू ही है। और उसने बनाया उसको 10,000 का बकरा। आपके 10,000 लाने के लिए आपको 15,000 देना पड़ेगा। सब सिम कार्ड्स लेके बैठे रहते हैं, अलग अलग नंबर्स, और उसके ऊपर इन लोग अपने हिसाब से कॉलिंग करके फ्रॉड करते रहते हैं। हेलो बिरबल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड आज की तारीख में इतना बढ़ चुका है कि लाइक गूगल पे बोलो, फ़ोन पे बोलो, UPI ID बोलो, और बहुत सारी जगह पे ये ऑनलाइन फ्रॉड होते जा रहे हैं। ज़्यादा करके पब्लिक कहाँ पर फंस रहा है पता है कि इनविटेशंस, लिंक्स, वो सब चीज़ को हम लोग जब भी क्लिक कर देते हैं, वो क्लिक करने के बाद बट ऑब्वियस है कि वो पूरा का पूरा एक्सेस हम लोग के फ़ोन का उन लोग को चला जाता है। दूसरी चीज़ कि हम लोग जब भी फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ पर ऐसे अननोन वेबसाइट्स रहते हैं जहाँ पे प्ले स्टोर पे जो ऐप्स अवेलेबल रहते हैं, वो वहाँ पे से हम लोग जब भी डाउनलोड करते हैं तो बट ऑब्वियस उसको प्ले प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन होता है। बट जैसे कि पकड़ लो, नेटफ्लिक्स देखना है तो हम लोग कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं नेटफ्लिक्स के लिए खास, प्राइम देखने के लिए खास, ताकि हम लोग को लगे कि उसका सब्सक्रिप्शन हमको बचना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन अगर हमको बचाना है तो वो हिसाब से हम लोग क्या सोचते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप हम लोग डाउनलोड करें। अब इसमें बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं। क्या होता है कि हम लोग ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स जब भी हम लोग डाउनलोड करते हैं, जब भी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल करने के बाद हमें उनको एक्सेस देना पड़ता है। करेक्ट, माइक एक्सेस हो गया, है ना, गैलरी फोटोज़ एक्सेस हो गया, कैमरा एक्सेस हो गया, कॉन्टैक्ट एक्सेस हो गया। ये एक्सेस हम लोग बट ऑब्वियस वहाँ पर देते हैं। अगर वो एक्सेस हम लोग उनको नहीं देंगे तो वो ऐप रन नहीं करेगा। बट हम लोग सोचते हैं कि चलो यार, 4 पैसा हमारा बच जाएगा, हम लोग थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उस चीज़ के ऊपर हम लोग पूरा रन करके जो भी है वो प्ले कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, या प्राइम हो गया, ZEE5 हो गया, ऐसे हॉटस्टार हो गया, जियो हो गया। तो वो सब चीज़ के ऊपर हम लोग ट्रस्ट करके हम लोग कर देते हैं, और वही चीज़ें हमारे फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप से इंस्टॉल रहती है, उन्हें हमारे फ़ोन का पूरा एक्सेस रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी जितने भी ऐप्स है वो फ्रॉड है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वो ऐप्स के यूसेज के हिसाब से जब भी जो ऑनलाइन जो चीज़ें करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उन लोग को पता होता है कि हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन से बनेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, और ऐसे हमें कभी कभी लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो लोग तो ये सब चीज़ में नहीं फंसेंगे। जो लोग बेचारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज होता है नहीं, और वो चीज़ में वो लोग चलो मेरे नेबर्स ने इंस्टॉल किया हुआ है, उसका ही हम लोगों ने शेयर कर लिया ऐप और हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। ऐसे नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स है, जो लोग ज़्यादा नॉलेज है नहीं इंटरनेट का, वो लोग फंसते हैं। मैं तो ये बोलूँगा जिनको ज़्यादा नॉलेज इंटरनेट का है वो लोग ही टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं, बिकॉज उनको हर चीज़ पता होती है, और वो कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे कौन सी परमिशन देनी है, उनको सब चीज़ें पता होता है। अभी बीच में एक ऐसे फ्रॉड चल रहा था कि अभी मेरा प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस है, करेक्ट। तो बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं, लाइक बिल्डर्स की तरफ से कॉल्स आते हैं, क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं, बैंक से कॉल्स आ जाते हैं कि लाइक आपके पास से अगर कोई प्रोसेस वाला फाइल होगा तो हमें सबमिट कीजिए, तो वो हिसाब से हम लोग लोन का प्रोसेस हम लोग हमारे साइड से कर देंगे, हम आपको जो भी है XYZ कमीशन दे देंगे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर कॉल्स बहुत सारे आते रहते हैं। अभी इन्होंने नया टेक्निक चालू कर दिया है कि कस्टमर बन के वो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर को भी टारगेट कर रहे हैं। बट कंसेप्ट ऐसा है कि रियल एस्टेट ब्रोकर जो होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो लोग ज़्यादा करके ये सब चीज़ में फंसते नहीं, बिकॉज उनको यूज टू होते हैं, उनको कॉल्स बहुत सारे आते हैं, उनको पता है किससे बात करनी किससे नहीं बात करनी। रियल एस्टेट ब्रोकर जो स्मार्ट ब्रोकर होता है, उसको पहले कॉल में एक आधे मिनट के अंदर ही समझ में आता है कि ये कॉल मेरे को इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इससे मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं। बिकॉज ब्रोकर अपनी लाइफ में इतना बिजी रहता है कि उसे कभी कभी फैमिली को भी टाइम देना नहीं पड़ता है। फैमिली को टाइम देने को टाइम नहीं है, या फिर फ्रेंड्स को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है, उनको छुट्टी तो कभी होती नहीं है। सैटरडे संडे में उल्टा क्लाइंट फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि सैटरडे संडे उनको होता ही नहीं है छुट्टी। सैटरडे संडे में उल्टा क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, बिकॉज उनको छुट्टियाँ रहती है। तो जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है वो कभी भी छुट्टी पे नहीं होता, उनको रात को 12 बजे भी फ़ोन करो, क्लाइंट का व्हाट्सअप आओ, कॉल आए, वो लोग अटेंड करते हैं, उनको रिप्लाई करना ज़रूरी है।
एज लाइक सेल्स पर्सन के जैसा ही ये बिजनेस है। सेल्स वाले को भी आप कभी भी बोलो, उसको रिप्लाई करना ही है, उसको अगर क्लाइंट चाहिए तो उसको रिवर्ट करना ही है, कम्युनिकेट करना ही है। उनको वैसी प्रॉपर्टी उनको निकाल के देनी है कि वो हिसाब से वो लोग सेटिस्फाइड हो सके कि बाबा हाँ ये अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिली है। करेक्ट। अभी ये कस्टमर बन के कैसे चल रहा है, अभी ये चीज़ें कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी कस्टमर बन के मेरा एक फ्रेंड है, उसको, वो भी एक रियल एस्टेट ब्रोकर ही है, उसको फ़ोन आया था कि लाइक हेलो आई वांट प्रॉपर्टी इन नवी मुंबई, नेरुल सीवुड्स का लोकेशन है, मैं आर्मी में हूँ। ये एक नया फ्रॉड है, मैं आर्मी में हूँ। ये आर्मी का जो चीज़ उन्होंने बताया तो वो ब्रोकर बेचारा क्या करने लग गया, चलो आर्मी वाला है तो ट्रस्ट रख लेंगे, है ना। तो ट्रस्ट करने के हिसाब से वो लोगों ने वो चीज़ के ऊपर ट्रस्ट के हिसाब से उन्होंने कॉल कर लिया, कॉल पे बात बात सब कर ली। अभी ये सब चीज़ हो गया, कस्टमर भी बोल रहे हैं कि मुझे मैं एक आध वीक में आ जाऊंगा, मेरा रिक्वायरमेंट फुल्ली फर्निश्ड का है और मेरा बजट अराउंड 45 to 50,000 के आसपास मेरा बजट है, तो मुझे एक 2 BHK फर्निश्ड फ्लैट करा के दो, सेमी फर्निश्ड रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंसेप्ट ऐसा है कि आप मुझे फोटोज़ या वीडियोज़ भेजो, उसके ऊपर ही मैं फाइनल करूँगा। अभी ब्रोकर्स कैसे होते हैं ना कि लाइक उनको बहुत ज़्यादा क्लोजिंग का घाई रहता है कि क्लोजिंग होना चाहिए कैसे भी करके। अभी क्लोजिंग के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग तभी माना जाता है कि जब क्लाइंट का डिपॉजिट ओनर के अकाउंट में चला जाए, अग्रीमेंट हो जाए, पुलिस एनओसी हो जाए, बरोबर। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट कंफर्मेशन अमाउंट जिसे हम लोग टोकन अमाउंट बोलते हैं, कि जब भी टोकन अमाउंट दे दिया, अगर कोई प्रॉपर्टी के फोटोज उसको भेज दिए, वीडियो उसको भेज दिए, उसको पसंद भी आ गए और उसने पसंद कर लिया, तो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी ये क्लोज करना है, मुझे ये वाला प्रॉपर्टी अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा है, ये फोटो अच्छा है, मैं कुछ टोकन अमाउंट आपको डाल देता हूँ। अभी टोकन अमाउंट हम लोग डाल देंगे तो वो हिसाब से क्या है, वो कन्फर्मेशन अमाउंट होता है। तो वो चीज़ में वो ब्रोकर ने सोचा चलो यार टोकन अमाउंट दे रहा है फोटो वीडियो पे तो अच्छी बात है, बड़ा डील है, इन बिटवीन कुछ है नहीं। और हमारे यहाँ पे कैसे होता है ना, रियल एस्टेट में अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे पास है और वो प्रॉपर्टी क्लाइंट को नहीं अच्छी लग रही है, फिर उसको पसंद नहीं हो रही है, फिर उसके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रही वो प्रॉपर्टी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बाकी ब्रोकर्स भाई लोग रहते हैं, लाइक फ्रेंड्स रहते हैं, ग्रुप्स हमारे रहते हैं, हम लोग इन आउट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कभी क्लाइंट हमारे होते हैं, कभी प्रॉपर्टी सामने वाले की होती है, कभी प्रॉपर्टी क्लाइंट सामने वाले का, कभी प्रॉपर्टी हमारी होती है, तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं शेयर एंड केयर में। अभी शेयर एंड केयर में क्या हो गया, वो जो प्रॉपर्टी थी वो भाई साहब के पास डायरेक्ट में थी, मतलब इन बिटवीन उसके कोई नहीं था। आप समझ रहे हो, मतलब जो ब्रोकरेज अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा वो ब्रोकर के पास चला जाएगा। अंडरस्टूड। तो उसने क्या सोचा कि चलो ओनर तो हमारे पहचान का ही है, इन बिटवीन हमारे कोई है नहीं, और क्लाइंट भी अपने पास डायरेक्ट है, और जो भी ब्रोकरेज अमाउंट आएगा वो तो मतलब मुझे किसी के पास शेयर नहीं करना है, मेरे पास ही रहेगा। तो वो हिसाब से उसने फोटोज़ और वीडियोज़ उसको भेज दिए, जो आर्मी वाला था बंदा उसका। अभी आर्मी वाले ने क्या कर दिया कि बोला कि ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई है, मुझे प्रॉपर्टी फाइनल करनी है। अभी प्रॉपर्टी फाइनल करने के हिसाब से उन्होंने बोला कि मुझे एक टोकन अमाउंट डालना है ओनर के अकाउंट में। अभी ब्रोकर क्या बोल रहा था कि आप टोकन अमाउंट मुझे डाल दो, है ना, आप मुझे टोकन अमाउंट डालोगे और डिपॉजिट अमाउंट जो है वो ओनर के अकाउंट में डाल दो। बट वो आर्मी वाला स्मार्ट था। आर्मी वाला क्या बोल रहा है कि मैं टोकन अमाउंट नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट डिपॉजिट ही डाल देता हूँ। तो ब्रोकर भी खुश हो गया, बोला चलो ठीक है यार, टोकन अमाउंट नहीं है, टाइम पास तो होगा नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट चला जाएगा ओनर के अकाउंट में। तो उसने क्या किया कि ओनर का जो अकाउंट डिटेल है वो उसको भेजने के लिए बोल दिया, मतलब ओनर का अकाउंट डिटेल उसने भेज दिया। ब्रोकर ने क्या किया कि जितने भी डिटेल्स थे ओनर के, वो ओनर के अकाउंट के डिटेल्स उसको भेज दिए, इसको आर्मी वाले को। अभी आर्मी वाला बंदा क्या बोल रहा है, जो एक्चुअली फ्रॉड कस्टमर था, जो हम लोग हमारे लैंग्वेज में उसको हम लोग झोलर लोग बोलते हैं, झोलर था झोलर। अभी वो झोलर था, उसने क्या कर दिया कि वो बोला कि हमारे तरफ से, उसने आई थिंक कुछ तो बोला था मेरे फ्रेंड ने कि कोई कोई अलग ही उसने नाम बोला था कि आई टेक वी टेक ऐसा कुछ, तो इसके थ्रू ही हम लोग आर्मी वाले अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। वो फ़ोन पे से ही होता है, हम लोग अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते। जो हमारा एक वॉलेट होता है आर्मी वालों का, वो वॉलेट के अकाउंट से ही डिपॉजिट अमाउंट जो भी रहेगा, हम लोग को जो कोटा मिलता है वो कोटा में से हम लोग वहाँ पे सामने सबमिट कर देते हैं ओनर के अकाउंट में डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट अमाउंट पूछा तो डिपॉजिट अमाउंट कितना है, तो आई थिंक कुछ 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट अमाउंट था।
एंड एक एडवांस रेंट एप्लीकेबल था, मतलब एक रेंट एक एडवांस में देना पड़ता है यहाँ पे कि डिपॉजिट दे दिया उस पर्टिकुलर मंथ का रेंट उसी जगह पे, जब भी पोजीशन लेते उस टाइम पे एडवांस रेंट दे देते। अभी 2 लाख का डिपॉजिट अमाउंट था, तो ब्रोकर ने उनको बोला कि सर देखो 2 लाख का डिपॉजिट अमाउंट है, लेकिन डिपॉजिट अमाउंट जो 2 लाख का है वो 2 लाख का डिपॉजिट अमाउंट एक साथ जा नहीं सकता, बिकॉज गूगल पे बोलो या फिर फोन पे बोलो उसमें 1 लाख का ही लिमिट रहता है पूरे दिन का 24 आवर्स में। तो सामने वाला आर्मी वाला भी स्मार्ट था, वो बोला कि नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है वो तोड़ तोड़ के अमाउंट डालेंगे। जैसे कि पकड़ लो 25,000 के हम लोग 4 ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब 1 लाख आज के दिन में हम लोग डाल देंगे, और नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन में मैं 1 लाख वापस और डाल दूंगा ओनर के अकाउंट में। अब कहाँ पर गाड़ी फंस गई देखो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनो। अभी जो ब्रोकर था उसने ओनर से कम्युनिकेट किया, ओनर को बोला कि सर आपका फ़ोन पे का नंबर आप मुझे दे दीजिए, जो टेनेंट जो है वो आर्मी में है ना, और वो आपको जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा वो फ़ोन पे से आपके अकाउंट में डाल देगा, है ना। अभी ओनर बोल रहा है कि मैं यूपीआई में कोई भी फ़ोन पे बोलो, पेटीएम बोलो, गूगल पे बोलो, ये कोई भी चीज़ में यूज़ नहीं करता हूँ, और वो सब चीज़ में बिलीव नहीं करता, मुझे ट्रांजैक्शन की एंट्री लगती है आईटीआर के लिए। तो ओनर ने बोला कि मैंने आपको अकाउंट डिटेल भेज के रखा हुआ है, चेक का फोटो मैंने भेजा है, चेक का फोटो वो क्लाइंट को भेजो और अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए बोल दो, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए वैसे भी एक आधा घंटा जाता है। उसके बाद जो भी अमाउंट बनती है, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 50,000 का होगा, बैलेंस जो अमाउंट है वो नेक्स्ट डे उनको करने के लिए बोल दो, सिंपल वे में उसने बता दिया। अभी जो ब्रोकर था उसने क्या सोचा कि क्लोजिंग अमाउंट करना है, अभी उसके अकाउंट में डालना है, तो उसके अकाउंट में यूपीआई फोन पे है नहीं। आज की तारीख में ऐसा कौन सा बंदा है जिसके पास फोन पे गूगल पे है नहीं, सब हर कोई यूज करता है। तो वो ब्रोकर ने सोचा कि चलो ठीक है, जो अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज वो मेरे अकाउंट में मैं ले लेता हूँ और मैं मेरे अकाउंट से ओनर को डाल दूंगा अकाउंट ट्रांसफर के हिसाब से, है ना। तो ये सोचा उसने, और उसने बोला कि आर्मी वाले को कि सर वो नहीं यूज़ करते, गूगल पे फ़ोन पे यूज़ नहीं करते, आप एक काम कीजिए, जो भी अमाउंट रहेगा आप मुझे गूगल पे कर दीजिए, मैं उनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, है ना। जो बैलेंस अमाउंट रहेगा आप मुझे कल डाल दो, मैं उनको ट्रांसफ़र कर दूंगा। मतलब जो आईवी सीवी टीवी ऐसा कुछ तो वो बोल रहा था, जिस ट्रांजैक्शन के हिसाब से आर्मी वाले जो ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, वो अभी ब्रोकर अपने खुद के अकाउंट में ले रहा था। अंडरस्टूड। अभी इनकी टेक्निक ऐसी है कि उन्होंने क्या किया उस ब्रोकर को फंसाने के लिए कि एक क्यूआर, उन्होंने बोला कि आपके पास 2 फोन होने चाहिए, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होगा। तो ब्रोकर कुछ समझा नहीं उस टाइम पे, वो बोला क्यूआर कोड का स्कैन मतलब आपको अगर भेजना है तो मैं मेरा क्यूआर कोड भेजता हूँ आपको, आप मुझे स्कैन करके भेजिए, है ना। उस केस में उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है आर्मी की वो थोड़ी सेफ टेक्नोलॉजी होती है, इसमें हम लोग रिस्क नहीं लेते, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से, भीम से, फोन पे से जैसे भी हम लोग करते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन मार के हम लोग पेमेंट डालते हैं। अभी वो बेचारा ब्रोकर वो बोला कि कैसे करेंगे बताइए आप मुझे, वो हिसाब से मैं प्रोसेस करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक 5 रुपीज़ का एक क्यूआर कोड उनको भेजा, इसको ब्रोकर को। उनको बोला कि सर आपको देखो मैंने आपको एक 5 रुपीज़ का क्यूआर कोड भेजा है, आपको इसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको 5 रुपीज़ आ जाएगा। अभी वो ब्रोकर बोल रहा है 5 रुपीज़ का अगर मैं क्यूआर कोड डालूंगा तो मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा सामने, है ना, मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आ जाएगा। देखिए बहुत शार्प चीज़ है, ये चीज़ सोचने वाली है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से आप सोचोगे तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए क्यूआर कोड से हम लोग जब स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद हम सामने पेमेंट करते हैं, ना कि हमारे पास पेमेंट आता है। यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा था कि 5 रुपीज़ का क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अपने अकाउंट में 5 रुपीज़ आएंगे, ये उल्टा था। ब्रोकर ने स्कैन कर दिया, स्कैन करने के बाद उसने वो 5 रुपीज़ का जो था वो स्कैन करने के बाद उसने वो अपना पासवर्ड डाल दिया अपना गूगल पे का, और गूगल पे या फोन पे का जो भी उन्होंने ये कर दिया यूपीआई का, और उनके अकाउंट में 10 रुपीज़ आ गए, अकाउंट क्रेडिटेड बाय 10 रुपीज़। तो वो ब्रोकर बोला कि यार मैंने 5 रुपीज़ किया था स्कैन और मुझे 10 रुपीज़ कैसे आ गए, एक साइड पे फोन चालू था उनका, है ना। तो उन्होंने बोला सर देखो आपने जो 5 रुपीज़ स्कैन किए थे वो आपके अकाउंट से 5 रुपीज़ डिडक्ट हो गए,
और इन फ्रंट हमारी तरफ से आपको 10 रुपीज आ गए, है ना। तो क्यूआर कोड का हम लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसे उन्होंने उनको बता दिया। तो ब्रोकर को तो भरोसा हो गया, ब्रोकर बोला यार 5 रुपीज का मैंने स्कैन किया तो 10 रुपीज मेरे अकाउंट में आ गया, मतलब मेरे अकाउंट से क्रेडिट जो डेबिट हुआ 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज डेबिट भी हो गया, मतलब 10 रुपीज आ गया। अभी क्या हो गया, इन्होंने सामने 25,000 का क्यूआर कोड भेजा कि सर आप देखो 25,000 का क्यूआर कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको इन क्रेडिट आपके अकाउंट में 25,000 आ जाएंगे। अभी उस टाइम पे ब्रोकर कुछ ज़्यादा समझा नहीं, ब्रोकर ने बोला नहीं मैंने क्यूआर कोड करने के बाद मेरे को पेमेंट तो आ रहा है। अब क्या हो गया, क्यूआर कोड पे इसने स्कैन कर दिया 25,000 का, ठीक है, और अपना पासवर्ड उसने डाल दिया। अब देखिए, जब हमारे अकाउंट से 5 रुपीज जा सकता है और 10 रुपीज आ सकता है, ऐसे उनका कहना था, है ना। अभी यहाँ पर 25,000 जाएगा और 50,000 आएगा, मतलब इसके अकाउंट से 25,000 गए हुए और उनके यहाँ से 50,000 आए, मतलब जो गए 25,000 वो प्लस उनका 25,000 मतलब 50,000 वो हिसाब से आएंगे, जैसे कि वो 5 रुपीज में हुआ था। अब क्या हो गया, इसने 5,000 जो सॉरी 25,000 जो था उसने ये डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और रिजेक्ट हो गया, मतलब डिडक्ट नहीं हुआ उसके अकाउंट से, इसके ब्रोकर के अकाउंट से। सामने वाला आर्मी वाला भी टेंशन में आ गया, बोला अरे यार पैसा तो डिडक्ट आया ही नहीं यहाँ पे, तो 50,000 भेजेंगे कैसे, है ना। कंसेप्ट ये था। तो जब वो आर्मी वाला बोल रहा था कि हम लोग जो भी है वो ट्रांजैक्शन फोन पे से ही करते हैं, हमारा पूरा ट्रांजैक्शन फोन पे से भी होता है, अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कौन, वो आर्मी वाला झोलर। वो बोला कि सर आप गूगल पे यूज करते हो क्या, फोन पे नहीं हो रहा है तो गूगल पे से ट्राई करो। तो भाई साहब ने वो क्यूआर कोड जो था ब्रोकर ने, उसने वो गूगल पे से क्यूआर कोड या अपना स्कैन कर दिया और पेमेंट के लिए उसने डाल दिया, सेंडिंग फेल, नहीं हो रहा है। फिर वो और डेस्परेट हो गया आर्मी वाला झोलर, वो बोलता है सर आप यूपीआई से ट्राई करो, यूपीआई से ट्राई करो। भीम यूपीआई से भी उसने ट्राई किया, नहीं हो रहा है। फिर बोल रहा है पेटीएम से ट्राई करो। देखो स्टार्टिंग में वो बंदा सिर्फ फोन पे की बात कर रहा था, अब वो गूगल पे आ गया, अब वो भीम ऐप पे आ गया, अब वो पेटीएम पे आ गया, करेक्ट। अब वो पेटीएम से करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं हो रही थी। आखिर में वो आर्मी वाला जो झोलर था उसने क्या बोला, सर आपका एरर क्या आ रहा है, पेमेंट जा क्यों नहीं रहा है, मतलब वो क्यूआर कोड स्कैन क्यों नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट में 25,000 नहीं है क्या, ये सीधा उसने पूछ लिया। अभी ब्रोकर तो जो था वो बोला नहीं 25,000 तो मेरे अकाउंट में नहीं है अभी फिलहाल तो। अरे सर 25,000 नहीं है तो उतना अमाउंट आपके अकाउंट में चाहिए, तो वो डिडक्ट होने के बाद ही इन फ्रंट आपको डबल अमाउंट आएगी ना, जहाँ जैसे वो 5 रुपीज का 10 रुपीज आ गया था, तो अभी आपके अकाउंट में कितना अमाउंट रहेगा। तो ब्रोकर तो तभी फोन भी चल रहा है कान पे और वो ट्रांजैक्शन भी फोन पे कर रहा है दूसरे। तो वो बोला नहीं मेरे पास 10,000 का रहेगा कुछ अमाउंट, तो वो बोले चलो ठीक है सर हम लोग 10,000 से शुरुआत करेंगे, तो जैसे भी 10,000 के अगेंस्ट 20,000 आ जाएगा, फिर 10,000 के हम लोग 10 ट्रांजैक्शन मार देंगे, 1 लाख हो जाएगा आज के दिन में। ऐसे उसने उसको कन्विंस कर लिया। ब्रोकर बोला चलो ठीक है 10,000 डिडक्ट हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अभी उसने उसको 10,000 का क्यूआर कोड भेजा। देखिए क्या हो गया, ब्रोकर ने 10,000 का क्यूआर कोड डाल दिया, उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज थे, है ना। उसने क्यूआर कोड स्कैन करके 10,000 डाल दी, उसके अकाउंट से 10,000 डिडक्ट हो गए और फोन चालू ही है। फिर वो उसको बोल रहा है सर मेरे अकाउंट से 10,000 हो गया लेकिन मुझे 20,000 का अभी तक मैसेज आया नहीं है। तो सामने वाला जो ये था आर्मी वाला, वो क्या बोल रहा है झोलर कि सर शायद से सर्वर का इशू होगा, थोड़े टाइम में आ जाएगा, और उसने फोन ही कट कर दिया। जैसे फोन कट कर दिया, ये भाई साहब चेक कर रहा है बैलेंस, बैलेंस में तो अमाउंट डिडक्ट हो चुका है और कोई दूसरी एंट्री आई ही नहीं है। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो वो सामने से वो आर्मी वाले को फोन कर रहा था, आर्मी वाले को ये पूछने के लिए सर अभी तक आपका कुछ 20,000 का अमाउंट आया नहीं है। अभी 20,000 का अमाउंट आया क्यों नहीं है, बिकॉज वो ऑल जोलर था ना, वट ऑब्वियस उसने क्या किया, पिल्लू छोड़ दिया 5 रुपीज का उसने 10 रुपीज भेज दिया, उसने अपने जेब से 5 रुपए ही दे दिए उसको, सामने वाले ब्रोकर को, और उसने बनाया उसको 10,000 का बकरा। उसका फोन स्विच ऑफ, उसको फोन लग नहीं रहा है, उसको व्हाट्सअप कॉल कर रहा है, उसको फोन कॉल कर रहा है। अभी बंदा देखो कैसे था कि उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के हिसाब से जब उसने इंक्वायरी मारी थी कि लाइक मैं एक आर्मी वाला बंदा हूँ तो मेरा सामने वाले के ऊपर एक ट्रस्ट बैठना चाहिए, वो हिसाब से उसने
खुद की आर्मी वाले फोटोज उसको व्हाट्सएप पे डाल दिए थे, इसको, उस ब्रोकर को। अपना आर्मी का कैंटीन का आई कार्ड उसने भेजा हुआ था, फैमिली का फोटो उसने भेजा हुआ था, वो सब फोटोज उसने भेजे हुए थे, है ना। उसका व्हाट्सएप का डीपी भी वही था, जो आर्मी वाले के फोटो उसने भेज के रखे थे वही था। हुआ सीन क्या था कि उन्होंने आधार कार्ड, आर्मी का कार्ड, कैंटीन कार्ड जो भी है वो, और उसके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ पे भी उसके उस बंदे के फोटो उसके नाम के हिसाब से उसने सर्च करके रखे हुए थे, उसके फोटोज डाउनलोड करके रखे हुए थे, और उसने वो व्हाट्सएप पे सामने वाले ब्रोकर को डाल दिए। अभी सामने वाले को क्या लगता है कि भाई ये सच में आर्मी वाला बंदा है, और उसने वो हिसाब से वो सब चीज़ें उसको डाल के रखी है, फोटोज डाल के रखा हुआ है, फैमिली का फोटो, उसके वाइफ का, बच्चे का, सबका फोटो उसने व्हाट्सएप पे डाल के रखा हुआ था, कम अपना आर्मी का कार्ड डाल के रखा हुआ था। अभी ये सब सिनारियों में क्या हो जाता है कि आदमी का ट्रस्ट बैठ जाता है। अब वो ब्रोकर एकदम परेशान हो गया, बोलता है यार ये क्या हो गया, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपीज चले गए, अब इसका फोन स्विच ऑफ है, बट इससे फ्रॉड हो गया। अब उसने क्या किया, यूट्यूब पे जाके सर्च करने चालू कर दिया कि ऑनलाइन फ्रॉड आर्मी करके उसने सर्च करना चालू कर दिया। तो उसको फिर वैसे सारे बहुत सारे वीडियोस दिखे कि मार्केट में ऐसे आर्मी वाला बोल के बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अभी ये भाई साहब बहुत टेंशन में आ गया, तो उसने डायरेक्ट वो पुलिस चौकी में चला गया। पुलिस चौकी में जाके उसने वो चीज़ बता दी कि सर देखो ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है ना। तो पुलिस वाले बोले साइबर क्राइम का इशू है, यहाँ पर कुछ भी आपका रिपोर्ट लिया नहीं जाएगा, आप सीबीडी ब्रांच में चले जाइए, क्राइम ब्रांच में, अर्ली मॉर्निंग, अभी तो शाम का 7 साढ़े 7 बजा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग आप जाइए, वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट ले लीजिए, है ना। अभी ये बंदे ने मुझे फ़ोन किया रात को, मुझे बताया कि अभिजीत भाई देख ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए सब चीज़ में। तो मैंने बोला कि जाते हैं ना, अगर साइबर क्राइम में जाना है तो मैं भी आता हूँ साथ में, हम लोग साथ में जाते आए वहाँ पे। तो नेक्स्ट डे फिर मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग साइबर क्राइम में गए, बेलापुर ब्रांच में था। वहाँ पर एंट्री करने के बाद फिर हम लोग ने रिपोर्ट के लिए बताया कि ऐसा ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है हमारे साथ में। तो आर्मी वाले कैंटीन का ये सब कार्ड वार्ड सब उसको दिखाया। तो साइबर क्राइम वाला पुलिस वाला देख के हमारे तरफ हंसने लग गए, बोलते आप तो पढ़े लिखे दिखते हो, ये सब चीज़ में आप कैसे फंस गए। तो बोला नहीं ऐसे ऐसे, जो हिसाब से उसने कन्विंस किया था वो हिसाब से हम लोग थोड़ा कन्विंस हो गए थे, वो हिसाब से हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया। तो बोलता है आप बहुत लकी हो, उसने सीधा यही चीज़ बोली आर्मी क्राइम ब्रांच वालों ने, साइबर क्राइम ने, आप बहुत लकी हो कि आपका सिर्फ 10,000 रुपीज़ गया हुआ है। यहाँ पर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ठग चुके हैं करोड़ों रुपए के लिए, और ये लोग का पूरा टीम यहाँ से ऑपरेट नहीं होता, मुंबई के बाहर से कहीं तो अलग अलग, आपने जामतारा वेब सीरीज शायद से देखा होगा, उसमें सब चीज़ बताया हुआ है कि इनका पूरा सेटअप लगा होता है, सब सिम कार्ड्स लेके बैठे रहते हैं अलग अलग नंबर्स, और उसके ऊपर इन लोग अपने हिसाब से कॉलिंग करके फ्रॉड करते रहते हैं। अब सीन ये था कि उसको क्यूरियोसिटी लगी हुई थी वो बंदे को कि भाई मेरा 10,000 गया हुआ है, 10,000 तो मेरा अभी कैसे मिलेगा। साइबर क्राइम ने सीधा बता दिया मैं आपकी रिपोर्ट ले लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो मिल भी जाए कल को जाके, ठीक है। मिलने के बाद जब उसको कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, कोर्ट में खड़ा करने के लिए आपको कम से कम अपनी तरफ से एक 15,000 रुपये का तो एक वकील तो खड़ा करना पड़ेगा कि वो आपकी तरफ से बात करे। एटलीस्ट 15,000 रुपीज़ तो देने पड़ेंगे आपको एडवोकेट के लिए, वो केस में बात करने के लिए। आपके 10,000 लाने के लिए आपको 15,000 देना पड़ेगा, 15,000 दे के आपको 10,000 का फाइट करना पड़ेगा, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो 10,000 रुपये आपको मिलेगा। अब जो पकड़ा गया हुआ बंदा है वो खुद बोल देगा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, आप जो मुझे सज़ा दे सकते हो दे दो। इससे वो सामने वाले बंदे को जो पेमेंट मिलेगा नहीं है, कोर्ट की भागदौड़ी वो वैसे भी चलती रहेगी, है ना। तो वो मेरे फ्रेंड ने सिर्फ बोल दिया कि नहीं चलो ठीक है, मुझे कोई केस वेस नहीं करना, लिव इट, जो पैसा मेरे अकाउंट में से मतलब मेरे जेब से गिर गया ऐसे समझ लूँगा मैं, और भगवान की दया रहेगी तो वापस कमा लूँगा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा बुरा नहीं हो सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं से वो अमाउंट मेरे पास आ ही जाएगी, ऐसे सोच के वो बंदा मेरे साथ निकल गया। हम लोग बाहर आए, बाहर हम लोग एक जगह पे चाय पीने के लिए बैठ गए। चाय पीते टाइम बैठते बैठते ही वो बंदा बोल रहा था कि अरे यार अभिजीत, बुरा हुआ यार मेरे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। मैंने उसको बोला यार देख, अगर तूने किसी का बुरा अभी तक किया नहीं है,
तूने मेहनत से पैसा कमाया, तेरे मेहनत का पैसा है, अगर वो गया है तो वो वापस आ जाएगा, उसका टेंशन मत ले ले, है ना। वो अपना काम करते रहे, बाकी देना लेना सब ऊपर वाले के हाथ में रहता है, अपने हाथ में ऐसा कुछ है नहीं। बट इसके आगे एटलीस्ट मुझे भी एक लेसन मिल गया कि भाई अगर मुझे भी ऐसी कुछ इंक्वायरी आएगी तो उस चीज़ के ऊपर मैं अलर्ट कर सकूँ सबको। मेरा ये वीडियो बनाने का कंसेप्ट ये सिंपल था दोस्तों। देखो, अगर कोई भी अननोन नंबर आता है, प्लीज़ सोच समझ के उनसे बात कीजिए, और वो कुछ भी डिटेल मांगते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ ये सब चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे के आप रिवर्ट कीजिए। अननोन नंबर है तो डायरेक्ट ट्रस्ट मत कीजिए। आप सोचोगे कि मैं उसको व्हाट्सअप करके देख लेता हूँ, व्हाट्सअप भी करोगे, उनका डीपी, कॉलिंग नंबर्स, सब सब डिक्टो एज इट इज़, जैसे वहाँ से कोई जेन्युइन पर्सन है वैसे ही वो लोग बना के रखते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे आप ध्यान में रखिए कि अगर ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है तो प्लीज़ अलर्ट कीजिए। ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितने भी दोस्त लोग हो सकते हैं उनको शेयर करो कि ये ऐसा फ्रॉड उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि उस जगह पे आप खुद होते तो उस टाइम पे आपको कैसे लगता। चीज़ें हम सोचते हैं उसी हिसाब से नहीं चलती, बहुत बार चीज़ें यहाँ की वहाँ हो जाती है, वहाँ की यहाँ हो जाती है। अंडरस्टूड। तो प्लीज़, जिस हिसाब से मैंने, ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब का, करेक्ट। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अलग अलग टॉपिक पे मेरे वीडियोस रहेंगे। अभी ये एजुकेशनल वीडियो हो गया कि लाइक आपको ये सब चीज़ से समझ में आ रहा है कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड ऐसे भी होता है, इस चीज़ के ऊपर हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। नया हूँ यूट्यूब में, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इसके आगे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते जाएंगे। नमस्कार।